A Farewell to Arms by अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1929 में पब्लिश हुआ था ये वर्क। अगर इसके टाइटल की बात करें तो एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है कि ये टाइटल लिया गया है जॉर्ज पील की पोएम से। सेम नेम की पोएम है। पोएम का टेक्स्ट मैंने आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया है, फुर्सत में एक बार पढ़िएगा उसको। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगर सेटिंग की बात करें इस नॉवेल की, पहली बात तो ये कि जॉनरा क्या है, यानी विधा क्या है। तो दिस नॉवेल वाज रिटन इन रियलिज्म। रियलिज्म क्या होता है? जहां यथार्थ की बातें होती हैं, जहां इमेजिनेशन यानी फिक्शियस चीजें कम होती हैं। एलिमेंट भले फिक्शनल हो लेकिन बात कहीं ना कहीं वो वास्तविकता के धरातल पर होती है। दैट इज रियलिज्म। सो रियल लाइफ की जैसे चीजें दिखेंगी उसमें। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो कि 1939 से 45 के बीच में हुआ, उसके बीच में इटालियन कैंपेन की सेटिंग है, यानी इटालियन आर्मी की बातें होंगी इसमें। जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो इटालियन फ्रंट पर है। क्या नाम है उसका? फ्रेडरिक हेनरी। है अमेरिकन, लेकिन ड्यूटी क्या करता है? सर्विंग एज लेफ्टिनेंट। ध्यान दीजिए, स्पेलिंग जो लिखी है लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग वही होती है, LIEUTENANT। लेफ्टिनेंट इन द एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ द इटालियन आर्मी। कॉर्प्स CORPS, अगर इसकी मीनिंग आप देखेंगे तो पता चलेगा एक सब डिवीजन होता है आर्मी का। वही CORPS के आगे E लगा देंगे तो कॉर्प्स का मतलब हो जाता है डेड बॉडी। तो यहां एम्बुलेंस कॉर्प्स का मतलब आर्मी में लगी हुई एम्बुलेंस, उसमें एज लेफ्टिनेंट वर्क करते हैं फ्रेडरिक हेनरी, जो कि अमेरिका से हैं। इटालियन आर्मी में ही इज वर्किंग। किस तरह का नरेटिव है, किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं POV, पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, यानी फ्रेडरिक हेनरी अपनी बातें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करके करेंगे। पूरी की पूरी कहानी आपको फर्स्ट पर्सन नरेटिव में मिलेगी, एज इफ फ्रेडरिक हेनरी इज टॉकिंग टू यू। What it's all about? It describes a love affair between the American expatriate and an English nurse, Catherine Barclay. तो जो प्रोटैगनिस्ट है हमारा, उसका नाम है फ्रेडरिक हेनरी। जिससे प्यार करता है वो एक अंग्रेजी यानी इंग्लिश नर्स है। यानी हीरो हमारा अमेरिकन है और हीरोइन हमारी इंग्लिश है, अंग्रेजन है। और बाय प्रोफेशन सी इज अ नर्स। नाम है कैथरीन बार्कले। तो उनके लव अफेयर के बारे में इसमें बातें हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रियलिज्म है तो ऑब्वियस है वॉर फ्रंट पर होगी बातें, तो उससे जुड़ी बातें भी होंगी। बट यस, इमोशन इज सुप्रीम हियर इन द नॉवेल। एक तरह से ये फर्स्ट यस प्रोटैगनिस्ट भी यही है, कैथरीन बार्कले। प्रोटैगनिस्ट, मेल प्रोटैगनिस्ट सेंटर में है, फ्रेडरिक हेनरी ही है। फीमेल प्रोटैगनिस्ट के बारे में अगर बात करोगे तो कैथरीन ही, ऑब्वियसली। नॉर्मली ज़्यादातर नॉवेल्स या ड्रामा में देखोगे कि प्रोटैगनिस्ट ज़्यादातर मेल कैरेक्टर्स ही हैं। मेन कैरेक्टर में दोनों का नाम आएगा। थोड़ा सा यही डिफरेंस हो जाता है। जब आप प्रोटैगनिस्ट बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं आप बात हीरो की कर रहे हैं, नायक की कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हीरोइन भी प्रोटैगनिस्ट होती हैं। आप जेन ऑस्टिन को पढ़ें, वहाँ आप देखेंगे जो है लेडीज आर देयर। आप शेक्सपियर के कॉमेडी को देखें तो कॉमेडी में आप देखेंगे कि हीरोइन जो है वो सेंटर में है, हीरो सेंटर में जनरली नहीं होते हैं। इसके बारे में क्या कहा जाता है अबाउट दिस नॉवेल? ये स्टेटमेंट है किसी का, किसका था ये क्लियरली नहीं दिया था।
द प्रीमियर अमेरिकन वॉर नॉवेल फ्रॉम, उसके बाद देखिए ब्रैकेट बना करके ट्रिपल डॉट लिखा हुआ है। तरीका जानिए, ये तरीका होता है बीच में कोई बड़ा टेक्स्ट हो जिसे हम नहीं कोट करना चाहते, जिससे हमें लगता है याद करना जरूरी नहीं है, तो ऐसे ही ट्रिपल डॉट करके हम उसको ब्रैकेट में बंद करके छोड़ देते हैं। उससे ये पता चलता है कि बीच में कुछ टेक्स्ट छोड़ा गया है पूरी लाइन में। तो द प्रीमियर अमेरिकन वॉर नॉवेल फ्रॉम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जुड़ा हुआ अमेरिकन नॉवेल में ये प्रीमियर है, यानी पहला कह सकते हैं। दिस वॉज द स्टेटमेंट गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर नॉवेल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे एंड दैट इज अ फेयरवेल टू आर्म्स। अगर डिवीजन की बात करें नॉवेल की, किन सेक्शंस में बटा हुआ है, तो देयर आर 5 सेक्शंस, उनको आप बुक्स भी कह सकते हैं। ये बात फिर से क्लियर करना चाहूंगा, इंग्लिश में जब बुक नॉर्मली बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक, तो वो बुक किताब के लिए है। लेकिन बुक जो है लिटरेचर में अगर बुक टर्म आता है तो आप समझ लीजिए कि वो एक तरह से सब डिवीजन होता है किसी वर्क का। जैसे आपने देखा होगा पैराडाइज लॉस्ट में भी बुक्स का डिवीजन था, पूरा पैराडाइज लॉस्ट बुक्स में बटा हुआ है। जैसे कुछ एपिक्स जो हैं मॉक एपिक खास करके कैंटोज में बटे हुए हैं। तो ये पर्टिकुलर जो नॉवेल है ये भी 5 सेक्शंस या 5 बुक्स में है, और पूरी की पूरी बुक में आप देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बताएं। सर अभी आपने जो बोला ना तो आवाज ब्रेक हो गई, थोड़ा रिपीट कर दीजिए एक बार। अब बुक की बात कर रहा था सर, बुक्स मैं के बारे में जो बता रहे थे। मैं बात कर रहा था इंग्लिश में जो बुक टर्म है वो सब डिवीजन के लिए या डिवीजन के लिए भी यूज की जाती है। कोई प्रोज वर्क है उसके कई सारे डिवीजन अगर आप कर देंगे, बड़ा वर्क है जैसे नॉवेल है तो उसको कई भागों में आप बांट देते हैं तो उसको भी बुक का नाम दिया जाता है। एपिक में भी आप देखते हैं बुक है, पैराडाइज लॉस्ट की बात मैं कर रहा था, वो भी बुक्स में डिवाइडेड है। पहले 12 बुक्स थी, बाद में वो 10 हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बोलते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट अगर 10 बुक में है तो हम बात कहेंगे कि उसके लिए 10 अलग अलग किताबें आती है, ऐसा नहीं है। एक ही एपिक आपको रहेगा, उसमें आपको फर्दर वो डिवीजन बुक के रूप में मिलेगा। जैसे अगर हम अपने हाथ में बात करते हैं रामचरितमानस की, जो कि कई कांडों में बटा हुआ है, बालकांड से शुरू होकर के लंका कांड तक है, चाहे रामायण की बात आप कर लें, तो हमारे यहाँ जो अध्याय या कांड वाला कॉन्सेप्ट है वही अंग्रेजी में बुक नाम से आता है। तो आप लोगों ने आई होप ओपन किया होगा विकिपीडिया। थोड़ा कैरेक्टर के बारे में हम बात कर लें। इसमें कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, फ्रेडरिक हेनरी बात कर चुके हैं, एक अमेरिकन है सर्विंग इन द इटालियन आर्मी एज एन ऑफिसर डायरेक्टिंग एम्बुलेंस ड्राइवर्स, तो उसका काम है एम्बुलेंस ड्राइवर को डायरेक्ट करना। कैथरीन बार्कले नर्स, इंग्लिश नर्स हैं और लव इंटरेस्ट ऑफ हेनरी। शुरू में उसके फ्रेंड का की भी लव इंटरेस्ट वो होती हैं, हालांकि वो बहुत सीरियसली नहीं लेता उनको। बाद में जो नीचे जिस फ्रेंड का नाम लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट रिनाल्टी। An eccentric army surgeon serving near the front lines who takes a brotherly interest in Henry. तो एक तरह से भाई वाला प्यार देता है हेनरी को, उसका अच्छा जो है दोस्त कह लें। कैसा है वो? इसेंट्रिक है, यानी सन की है, आर्मी सर्जन है वो बाय प्रोफेशन। पता ही होगा आप लोगों को आर्मी में अलग अलग पोजीशंस होते हैं, लोगों का अलग अलग काम होता है, लेकिन उसमें जो पद है वो वैसे ही होते हैं। कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट हैं, और सबका अपना अपना डिवीज़न होता है। एजुकेशन वाले खास करके दिल्ली वाले बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे एक ही पद अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। जैसे दिल्ली में जो डीडीई का कॉन्सेप्ट है, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, तो कभी वो किसी जोन का डीडी हो जाता है, कभी डिस्ट्रिक्ट का हो जाता है, कभी एक किसी पर्टिकुलर विभाग का हो जाता है। तो पद का नाम एक ही होता है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। वैसे जानना चाहिए अलग अलग विभागों में किस तरह से रैंकिंग होती है।
तो तीन कैरेक्टर डिस्कस कर लिया हमने। फ्रेडरिक हेनरी जो कि मेन कैरेक्टर है, उसकी लव इंटरेस्ट। कितने मैसेजेस आते हैं, 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर इज द प्रीस्ट। An army chaplain often has discussions about God and war with Henry. प्रिस्ट, आर्मी में काम करने वाला प्रिस्ट भी है। पता है आपको, आर्मी में ऐसे लोगों की भी भर्ती होती है, हमारे यहाँ भी होती है, बाकायदे पोस्ट आती है उन लोगों की। तो अब चूंकि आर्मी का बंदा है और है प्रिस्ट, तो आर्मी की बात हो गई वॉर की, और प्रिस्ट जो है वो रिलीजन की बात करता है, यानी गॉड और वॉर के बारे में डिस्कशन चलता है उस प्रिस्ट का हेनरी से। देन हेलन फर्गसन या फेर्ग्यूसन, अ फ्रेंड एंड फेलो नर्स ऑफ मिस कैथरीन। तो हेलन जो है वो कैथरीन की फ्रेंड है, उसके साथ काम करने वाली। देन वी आर हैविंग मिस वैन कैंपेन, the officious superintendent of nurses at the American hospital in Milan. She and Henry immediately dislike each other. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी मुलाकात होती है तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है उनको देखते ही, उनकी मुस्कुराहट, उनका तौर तरीका देख करके बात करने का मन करता है। और कुछ लोग देखने में ही बड़े खड़ूस टाइप के होते हैं, तो देखते ही बिना बात किए भी लगता है कि इनसे दूर रहना बेहतर है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है मिस वैन कैंपेन, उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है कि वो ना तो हेनरी को पसंद करती, ना तो हेनरी उसको पसंद करता है। वहाँ की वो हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट भी है, मतलब मेन ऑफिसर है। नॉर्मली बड़े पोजीशन पर रहने वाले लोगों की सबसे नहीं बनती, क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, और लोग अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। एंड दैट्स वाई जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं, बड़े कम ऐसे होते हैं जिनको लोगों का प्यार मिल पाता है। मिस गेज, एन अनकन्वेंशनल नर्स एट द अमेरिकन हॉस्पिटल इन मिलान हु befriends हेनरी। अनकन्वेंशनल का मतलब है कि बहुत रेगुलर रहने वाली है नहीं, लेकिन मिस गेज इज देयर एज नर्स वर्किंग, और हेनरी की फ्रेंड बनती है वो भी। देन वी आर हैविंग मेजर वैलेंटिनी, a brisk, cheerful and competent surgeon who operates on Henry's wounded knee in Milan. तो मिलान के जिस हॉस्पिटल में भर्ती था हेनरी, वहाँ पर ऑपरेशन, उसके घुटने का ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर है, दैट इज मेजर वैलेंटिनी। पहले ही मैंने बताया कि प्रोफेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आर्मी के हिसाब से पोजीशंस होती हैं उनकी, कोई मेजर होगा, कोई कर्नल होगा, कोई लेफ्टिनेंट होगा। देन जीनो, a very likable Italian soldier whose vocal patriotism nonetheless bothers Henry. बोलता ज़्यादा है, जैसे बहुत बड़ा देशभक्त हो। इटालियन सोल्जर है, नाम है जीनो। देन वी आर हैविंग बोनेलो, an ambulance driver under Henry's command who deserts to find safety by being captured by the enemy. तो बोनेलो एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो उसके अंडर में काम करता है हेनरी के। देन वी आर हैविंग पियानी, नाम से ही ऐसा क्लियर लग रहा है कि वो इटालियन होगा। एन एम्बुलेंस ड्राइवर हु स्टेज विद हेनरी आउट ऑफ पर्सनल लॉयल्टी, एकदम मतलब हेनरी के लिए जान देने वाली स्थिति का ड्राइवर है पियानी। देन पैसिनी, अगेन एन एम्बुलेंस ड्राइवर किल्ड इन द मोर्टार अटैक दैट वुंड्स हेनरी, जिसमें जिस अटैक में हेनरी को चोट लगी होती है उस समय ये मारा जाता है पैसिनी वहां पर। आइमो इज ऑल्सो एन एम्बुलेंस ड्राइवर किल्ड बाई स्ट्रगलिंग गार्ड्स ऑफ द रीटवुड्स मेन लाइन। एमिलियो, अ बार टेंडर इन द टाउन ऑफ स्ट्रेसा हु हेल्प्स देम फ्ली टू स्विट्जरलैंड। एक बार टेंडर है, एमिलियो नाम है। बार टेंडर का मतलब जो वन हु वर्क्स इन बार, और जो हेल्प करता है भागने में लोगों को स्विट्जरलैंड। काउंट ग्रेफी, a 94-year-old nobleman,
हैविंग सम पास्ट एक्वेंटेंस विद हेनरी, 94 साल का एक बूढ़ा आदमी जिसका पुराना परिचय है हेनरी से. देन वी आर हैविंग रैल्फ साइमंस एंड एडगर साउंडर्स, 2 journeyman opera singers studying and performing in Italy under Italian stage names. जो इटली में रह करके ओपरा सिंगिंग का काम करते हैं. ओपरा क्या चीज़ है आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, जिसको नहीं पता होगा एक बार आप थोड़ा गूगल करिए और थोड़ा मालूम करिए उसके बारे में. दैट्स अ वे ऑफ सिंगिंग. बहुत हमारे यहाँ जैसे शास्त्रीय संगीत है वैसे वेस्टर्न म्यूजिक में ओपरा काफ़ी अच्छे से लोग गाते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं. कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि बेचारे रो रहे हैं कि हंस रहे हैं कि गा रहे हैं, लेकिन समझने वालों के लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ है. तो घूम घूम करके परफॉर्म करने का काम ये लोग करते हैं. और जो है स्टेज नेम के बारे में कल हमने बात की थी. स्टेज नेम इटालियन स्टेज नेम रख करके अपना वो काम कर रहे हैं वहाँ पर. फिर फर्दर वी शुड मूव इन हैविंग डिस्कशन ऑफ डिफरेंट बुक्स. जो 5 बुक्स के बारे में हमने बात की. Lieutenant Frederick Henry is an American medic serving in the Italian Army, speaks Italian. इटली में काम करता है तो इटालियन बोलता है. फ्रेडरिक हेनरी. नॉवेल बिगिंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इट इज द स्टार्ट ऑफ विंटर. जो ड्यूरेशन है समय का वो ठंडी के समय की बात चल रही है. व्हेन अ कॉलरा एपिडेमिक किल्स थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स. और ये ठंड का समय ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ जब भी ठंड आती है, अब देखिए दिल्ली की हालत, स्कूल्स बंद हो रहे हैं. हाँ, प्रदूषण अपने चरम पर है. हमारे यहाँ जब ठंडियाँ बढ़ती हैं तो फिर विद्यालय बंद होना शुरू हो जाते हैं, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि सरकार ये मानते हैं कि ठंड जो है केवल बच्चों को लगती है. अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूछा है दिल्ली सरकार से, आई थिंक, कि क्या 10th और 12th के बच्चों के फेफड़े में फेफड़ा कुछ अलग है कि उनकी छुट्टी नहीं की आप लोगों ने, बाकियों की छुट्टी कर दी है. हमारे यहाँ सर हो गई उनकी आज से. जी जी, आज से उनकी भी कर दी सर. अब टीचरों को बुला के वहीं से ऑनलाइन के ऑर्डर है, मतलब स्कूल में जाके ही ऑनलाइन क्लास. हाँ वही बात है ना, टीचर्स के पास जो है ना वो प्यूरिफायर लगा हुआ है फेफड़े में. दे डोंट हैव द सेम लंग्स. हाँ सर. एडमिनिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता ना. एवरीवेयर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इन द सेम मैनर. यस सर. इवन यूपी में जब चील ठंडी पड़ती है, बिल्कुल लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, उस समय टीचर्स को कहा जाता है कि आप ऑन ड्यूटी हैं, विद्यालय जाइए और जाकर के वहाँ कुछ काम करिए. यस सर. तो यहाँ जैसे ठंड आती है तो जी, दिल्ली की भी बात करें, दिल्ली में भी एक दौर था जब डेंगू खूब होता था. अभी अगर बात कर लें गोरखपुर जैसे शहर की तो यहाँ पर ये मस्तिष्क ज्वर जो है वो ज़्यादा हुआ करता था एक दौर में. बनारस अभी भी चपेट में रहता है. जब जब दीपावली के पास का समय आता है डेंगू का खतरा बढ़ जाता है. तो एक पर्टिकुलर समय आने पर जो है कुछ रोग काफ़ी बढ़ते हैं. तो यहाँ पर कॉलरा की बात हो रही है. पहले के ज़माने में कॉलरा खूब होता था, गांव के गांव साफ हो जाते थे जब हैजा फैलता था. तो वो एपिडेमिक था. तो एक तरह से आप कह लीजिए कि आपदा जब आती है, प्राकृतिक आपदा होती है, ये एक तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फैलती है. हालांकि यही एपिडेमिक जब बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है तो देयर इज वन मोर वर्ड दैट वी हैड फॉर कोरोना, पैंडेमिक. तो एपिडेमिक छोटे लेवल पर होता है, जब वो बड़े लेवल पर चला जाता है तो दैट बिकम्स पैंडेमिक. तो बात हो रही है स्टार्ट ऑफ विंटर की. व्हेन अ कॉलरा एपिडेमिक किल्स थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, फ्रेडरिक विजिट्स गोरिजिया वेयर ही मीट्स अदर आर्मी फेलोज एंड द प्रीस्ट. तो उस समय में फ्रेडरिक जाता है गोरिजिया में, द प्लेस, और वहाँ पर दूसरे उसके साथी मिलते हैं, वहाँ पर प्रीस्ट मिलता है. और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ वो पाता है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर चीज़ में हायरार्की का डिवीज़न है पूरी सोसाइटी में. कैसे हायरार्कीज बनी हुई हैं, कैसे लोगों ने एक क्रम बनाया हुआ है
हाँ, कोई छोटे स्तर पर है, उससे बड़े स्तर पर कोई और, उससे बड़े स्तर पर कोई और. तो व्हाट ही फाइंड्स देयर, ही फाइंड्स two brothels, one for officers and the other for lower rank soldiers. Brothel means the place where whore or prostitute, prostitutes work. जहां वेश्याएं रहती हैं, that is called brothel. तो दो तरह का brothel है वहां पर था, एक बड़े अधिकारियों के लिए और एक lower rank soldiers के लिए. On his return, he shares his experience with his friend Surgeon Rinaldi. तो जब वहाँ से वापस आता है वो जॉर्जिया से, तो रिनाल्डी को बताता है कि वो वहाँ पर उसने क्या देखा था. और कौन है रिनाल्डी? रिनाल्डी सेम एज का है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका सर्जन दोस्त. अब रिनाल्डी की खासियत क्या है? He is fond of beautiful women. He has fallen in love with an English nurse named Catherine Barclay, though not so seriously. पहले मैंने बताया था कि कैथरीन को पसंद करता था वो, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ उसको लेकर के. And he had interest in beautiful women. Rinaldi takes Frederick to a British hospital. और रिनाल्डी जो है इसको एक ब्रिटिश हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ संयोग से उसकी मुलाकात कैथरीन से हो जाती है. शी टेल्स हिम अबाउट हर फियांस. यहाँ आप लोग जाने कि FIANCE और FIANCEE, यही डिफरेंस होता है मंगेतर का. जो पुरुष मंगेतर है उसमें केवल एक सिंगल ही होगी, और जो महिला मंगेतर होती है उसके लिए फियांसी हो जाता है, तो डबल ही हो जाता है. तो इसका मतलब पहले उसको वो एंगेज थी, उसका एंगेजमेंट हुआ था किसी से, बट व्हाट हैपेंड, हु वाज किल्ड इन बैटल. तो बताती है अपने फियांस के बारे में, मंगेतर के बारे में, जो बैटल में मारा जा चुका था. एंड ऑल्सो अबाउट फीलिंग अनकंफर्टेबल इन द रेन एज इट स्टार्ट्स टू रेन. और ये भी बताती है कैथरीन कि बारिश जब भी होती है तो वो परेशान हो जाती है. फ्रेडरिक ट्राइज टू किस हर बट शी रिफ्यूजेस एंड स्लैप्स हिम. थोड़ा जल्दबाजी दिखा देता है फ्रेडरिक, उसकी बात सुनते सुनते इमोशंस कुछ ज़्यादा उसके पैशन बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बदले में उसको प्यार नहीं मिलता, थप्पड़ मिलता है. वही डायलॉग याद करिएगा सोनाक्षी सिन्हा वाला. शी रेग्रेट्स डूइंग सो एंड इवेंचुअली वार्म्स टू हिम एंड दे किस. और फिर वो झापड़ मारने के बाद अल्टीमेटली दे यूनाइट. फ्रेडरिक एंड हिज फेलो ड्राइवर्स, they are Passini, Manera, Gordini and Gauzy, take the ambulance into war. तो अपने ड्राइवर्स को लेकर के वॉर में चला जाता है. Passini is killed in mortar attack, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. Frederick is severely wounded in the knee on the Italian front and is sent to the hospital. और फिर वहाँ जा कर के घायल होकर के उसके नी में चोट लग जाती है, घुटने में, वो वापस हॉस्पिटल आ जाता है. तो ये बुक 1 था. अगर बुक फर्स्ट या बुक सेकंड की बात करें या बुक 2 की बात करें, सर्जन रिनाल्डी विजिट्स फ्रेडरिक इन द हॉस्पिटल एंड प्रेजेस हिम फॉर हिज हीरोइज्म, बट फ्रेडरिक डिनाइज एनी डिस्प्ले ऑफ सच. नॉर्मली जो चोटिल हो जाते हैं उनकी लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन एक बात और है, ये समाज बड़ा दोहरा व्यवहार करता है. दो लोग अगर युद्ध में हैं, एक अगर उसमें मार्टियर हो जाए, शहीद हो जाए, तो उसकी मूर्ति बनती है, लोग आते हैं, पूजा करते हैं, सभाएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, नारे लगते हैं. लेकिन वही साथ वाला अगर दूसरा गलती से बच कर आ जाए, चोटिल होकर आ जाए, अपाहिज होकर के आ जाए, तो ये समाज उनका जीना मुश्किल कर देता है. और तो और लोग ऐसे पूछते हैं, आप कैसे बच गए? दिस काइंड ऑफ आयरनी वी हैव इन आवर सोसाइटी. यहाँ पर भाई सर्जन है, तो वो प्रशंसा करता है उसकी, उसका दोस्त भी है. फ्रेडरिक्स कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कोई बहादुरी नहीं दिखाई. Rinaldi also tells him that he will be shifted to a hospital in Milan soon for a better treatment. और फिर उसको बताता है कि आपको मिलान भेज दिया जाएगा अच्छे इलाज के लिए.
फ्रेडरिक रिक्वेस्ट हिम टू हैव कैथरीन देयर एज अ नर्स, और तो कहता है वो कि आप मिलान मुझे भेज रहे हैं तो वहां पर कैथरीन को जरूर भेजना एज नर्स. द प्रीस्ट पेज अ विजिट. इन अ डिस्कशन अगेन फ्रेडरिक एक्सप्रेसेस हिज व्यूज अगेंस्ट वॉर. और फिर प्रीस्ट भी आता है वहां पर, तो बातें होती हैं फ्रेडरिक की और प्रीस्ट की. तो वो बताता है कि मतलब वॉर से किसी का भला नहीं हुआ, सो ही इज अगेंस्ट वॉर. और ये सच बात है, लोग बातें करते हैं बड़े बड़े स्तर पर. हमारे यहाँ भी खूब, हमारे यहाँ की तो राजनीति ही होती है कि कब पाकिस्तान हमें उकसा रहा है, कब चाइना हमें उकसा रहा है, और हमारे देश के नेता किस तरह से डील कर रहे हैं. तो जब बात युद्ध की आती है, आम जनता तो आजकल सोशल मीडिया पर बड़े बड़े बहादुर पैदा हो जाते हैं. सच्चाई यह है कि जब वॉर के बारे में आप बात करते हैं तो समझदार लोग यही कहते हैं कि वॉर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सोल्जर्स को डिसाइड करने दीजिए, उनको बेहतर पता है. एंड जो वॉर लड़े होते हैं वो दे नेवर affirm their view when it comes to having war. कभी वो सहमति नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि in every war one loses something. Meanwhile, America has declared war on Germany and the Italian army is also anxious about war against Austria. और इस भी सिचुएशन वो वही, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, जो उसकी सेटिंग है आप एक बार इतिहास उठा के पढ़िए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था. तो क्या है, अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इटालियन आर्मी भी काफी एंशियस थी ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए. फ्रेडरिक रीचेस एन अमेरिकन हॉस्पिटल इन मिलान. तो फ्रेडरिक पहुंचता है फिर मिलान में हॉस्पिटल में. देयर ही इज नर्स्ड बाय मिस गेज, मिसेस वॉकर एंड देयर सुपरिटेंडेंट मिस वैन कैंपेन. तीनों के बारे में हमने बात की थी, ये तीनों वहां पर मौजूद थी. मिस गेज अरेंजेस वाइन फॉर हिम, कैथरीन अराइव्स देयर. तो जैसा कि उनके कल्चर में है, वाइन बहुत बुरी नहीं मानी जाती. इवन कई बार तो दे यूज दैट इन डिनर. कई बार क्या, ज्यादातर ही यूज करते हैं वो सब, खास करके यूरोप वाले, अमेरिका वाले थोड़े कम. तो उसके बाद कैथरीन आ जाती है एंड फ्रेडरिक रियलाइजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लव एंड पैशन फॉर हर. तो अब जब कैथरीन आ गई तो ऑब्वियस है कि भाई साहब थोड़ा जल्दी सही हो जाएंगे. दे मेक लव फॉर द फर्स्ट टाइम. डॉक्टर वेलेंटिनी कम्स टू एग्जामिन हिज इंजरी एंड एक्सरेज. तो व्हेन शी कम्स दे शो देयर पैशन, दे यूनाइट. देन डॉक्टर कम्स, जो आता है उसकी इंजरी चेक करता है, एक्सरे चेक करता है. दिस बुक पोर्ट्रेज द ग्रोथ ऑफ फ्रेडरिक्स रिलेशनशिप विद कैथरीन ओवर द समर. तो शुरुआत हुई ठंडी वाले मौसम से और बाद में आप देख रहे हैं कि समर में आते आते जो है, और कितनी इंटरेस्टिंग बात है, समर हमारे यहाँ समर जो है पैशन का प्रतीक है, गर्मी, गर्माहट. तो उनका जो रिश्ता है वो प्रगाढ़ होता है समय के साथ, इट ग्रोज. दे एंजॉय बोटिंग एंड हॉर्स रेसेस. मीनवाइल फ्रेडरिक मीट्स हेलेन फेर्ग्यूसन, अ फेलो नर्स ऑफ कैथरीन. और तो फिर साथ में बोटिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं दोनों. फिर मुलाकात होती है उसकी फेर्ग्यूसन से, हेलेन फेर्ग्यूसन से. आफ्टर हिज नी हील्स फ्रेडरिक इज डायग्नोज्ड विद जॉन्डिस. तो भाई साहब का घुटना सही हुआ तब तक उनको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया. 3 weeks convalescent leave is sanctioned for him. और फिर उसको 3 हफ्ते की छुट्टी मिलती है खुद को सही करने के लिए. ये भी बड़ा अच्छा टर्म है, स्टैंडर्ड वर्ड में आता है. जरा इसको एक बार आप लोग सर्च करके पढ़िएगा इस लीव के बारे में, जो है टर्म कन्वालसेंट. मिस वैन कैंपेन डिस्कवर्स एम्प्टी लीकर बॉटल्स इन फ्रेडरिक्स रूम एंड टेक्स अल्कोहलिज्म एज द कॉज फॉर हिज कंडीशन. जैसा कि पहले बताया मैंने, सुपरिटेंडेंट जो थी हॉस्पिटल की पसंद करती नहीं थी, देख लिया उसने अल्कोहल रखा हुआ है उसके रूम में, तो बताती है कि ये जो पी करके खाली बोतल रखा है इसने, अल्कोहल ही इसके रोग का कारण है, ज्यादा पी रहा है.
शी ऑल्सो कंक्लूड्स दैट फ्रेडरिक इज नोइंगली कीपिंग हिमसेल्फ इल टू अवॉइड दी वॉर फ्रंट, और ये भी करती है कि अब ये जानबूझ करके भाग रहा है, ये वॉर में जाना नहीं चाहता, इसलिए बीमार होने का नाटक कर रहा है. शी फाइल्स अ रिपोर्ट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ कन्वलसेंट लीव एंड फ्रेडरिक इज कॉल्ड बैक टू द वॉर फ्रंट, और रिपोर्ट लगा देती है. तो ऑब्वियस है कि रिपोर्ट उसकी मान ली जाती है, तो ये भाई साहब को छुट्टी इनकी कैंसिल करके वापस बुला लिया जाता है. कैथरीन इन्फॉर्म्स हिम दैट शी इज 3 months प्रेग्नेंट, और इस बीच ये होता है कि कैथरीन बिकेम प्रेग्नेंट. दे प्रॉमिस टू रीयूनाइट एंड मैरी आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम वॉर. तो फिर ये बात होती है कि अच्छा ठीक है, वॉर से जब वापस आएंगे तो दे विल मैरी. फ्रेडरिक आस्क्स हर टू टेक केयर ऑफ लिटिल कैथरीन, और फ्रेडरिक बोलता है कि लिटिल कैथरीन का ख्याल रखना, यानी द बेबी विच इज देयर इन दी मदर्स वुम्ब, माँ के पेट में जो बच्चा है उसके बारे में वो बात करता है कि उसका ख्याल रखना. यहां पर बुक सेकेंड कंप्लीट हो जा रही है. फ्रेडरिक रिटर्न्स टू गोरिजिया. रिनाल्डी कम्स एंड एग्जामिन्स हिज वुंडेड लेग. फिर जो है तीसरे बुक में है कि फ्रेडरिक वापस आता है गोरिजिया में, तो फिर रिनाल्डी आता है जो उसका जिस पैर में चोट लगी थी उसको एग्जामिन करने. ही फर्दर आस्क्स वेदर दे हैव मैरिड और नॉट, और फिर पूछता है कि शादी कर लिए कि नहीं तुम दोनों. द प्रीस्ट नोटिसेस अ चेंज इन फ्रेडरिक एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट्स दैट द वॉर विल एंड सून. फ्रेडरिक को यह भी समझ में आता है कि जो प्रीस्ट है उसको समझ में आता है कि फ्रेडरिक में कुछ बदलाव हुए हैं. फिर बोलता है कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा. फ्रेडरिक ट्रेवल्स टू Bansiza where he meets Gino, who tells him about an artillery battery of terrifying guns that the Austrians have. तो जिनो बताता है कि ऑस्ट्रियंस के पास स्पेशल गन्स हैं. फ्रेडरिक रियलाइजेस दैट इटालियंस विल नॉट एस्केप इफ द ऑस्ट्रियंस अटैक. ये समझ में आ जाता है उसको, फ्रेडरिक को, कि इटालियंस भाग नहीं पाएंगे अगर ऑस्ट्रिया वालों ने ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, तो अगर ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया तो इटालियंस को भागने का मौका नहीं मिलेगा. इट रेन्स हैविली एंड द बम्बार्डिंग बिगिंस. अब यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए, बारिश तेज हो रही है. कुछ चीजें बड़ी सिंबॉलिक होती हैं. शुरू में हमने देखा कि कैसे बारिश के नाम पर डर लगता है कैथरीन को, और यहां पर इट वॉज रनिंग कैट्स एंड डॉग्स. खूब तेज बारिश हो रही है, तो इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं एक बैड ओमेन है, यानी कुछ अपशकुन. इट रेन्स हैविली एंड द बम्बार्डिंग बिगिंस. बमबारी शुरू हो जाती है. फ्रेडरिक डिस्कवर्स दैट मोरल हैज सेवियरली ड्रॉप्ड. नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स द ऑस्ट्रो-हंगेरियंस ब्रेक थ्रू द इटालियन लाइन्स इन द बैटल ऑफ कैपोरेटो एंड द इटालियंस रिट्रीट. और फिर अल्टीमेटली जो है वॉर शुरू हो जाता है. द हाउसेज आर इवैक्यूएटेड, घरों को खाली कराया जाता है. वुमेन एंड चिल्ड्रन आर लोडेड इन ट्रक्स एट द विला. फ्रेडरिक डिस्कवर्स दैट रिनाल्डी हैज टेकन ऑफ फॉर द हॉस्पिटल. एवरीवन एल्स हैज इवैक्यूएटेड टू. सबको खाली करा के ट्रक में भेजा जाता है, सब हटते हैं वहां से. देर इज कंसिडरेबल डिले एंड chaos on the road during the retreat, and Frederick, wishing to avoid a possible aerial attack while stuck on the main retreat route, decides to take an alternate path. मेन रूट पर जाने पर खतरा अधिक था, तो सोचता है कि रास्ता थोड़ा बदल दे. और इसमें क्या होता है, he and his men quickly get lost. अपने आदमियों के साथ वो रास्ता भूल जाता है. Their cars are stuck in the mud. कीचड़ में फंस जाते हैं उनकी गाड़ियां. Frederick orders the 2 engineering sergeants riding with Bonello to help. Afraid of being overtaken by the enemy, they refuse and try to leave. तो 2 सार्जेंट को आदेश देता है निकालने के लिए, लेकिन उन सबों को लगता है कि वो भी फंस जाएंगे तो पकड़े जाएंगे दुश्मनों से, और वो मना कर देते हैं, भागने की कोशिश करते हैं. Frederick draws his gun and shoots one of them. तो ऑब्वियस है कि अभी जब स्थिति आएगी, किसी की जान पर बन आती है और सामने वाला ऑर्डर नहीं मानेगा तो फिर वो किस काम का, तो गन निकालता है, एक को शूट कर देता है.
द अदर escapes. दूसरा वाला भाग जाता है. One of the drivers, Aimo, is later killed, while another, Bonello, runs away to surrender to the Austrians. तो एक ड्राइवर तो इसका मारा जाता है, दूसरा ड्राइवर भाग करके जाकर के सरेंडर कर देता है. सरेंडर क्यों करता है? ताकि उसकी जान बच जाए. Frederick and his last companion, Piani, catch up to the main retreat across the Tagliamento River. और फिर पियानी के साथ मुलाकात करता है उस नदी के पास, फिर उस जगह पर जहां से वो जो है युद्ध चल रहा होता है. As soon as they cross the bridge, Frederick is taken up by the military police to a place on the river bank where officers are being interrogated and executed for the treachery that supposedly led to the Italian defeat. तो फिर ऑफिसर्स उसको वहां से पकड़ करके उसके ही ऑफिसर जो है ले जाते हैं उस जगह पर जहां पर पूछताछ होती है अधिकारियों से कि किन की गलतियों से ये युद्ध हारने की नौबत आई, यानी किसने गद्दारी की. फ्रेडरिक escapes by jumping into the river. और फिर क्या होता है? वहां से जान बचाकर भाग जाता है फ्रेडरिक. तो पहले ट्रकरस रहा हो या ना रहा हो, गद्दार रहा हो ना रहा हो, लेकिन भागने पर तो जरूर मान लिया जाएगा. Afterwards, he walks through the plans and jumps aboard a moving train to Milan to find Catherine. और अल्टीमेटली वही पैशन से गवर्न होता हुआ बंदा, एक सोल्जर, एक लेफ्टिनेंट, भागता है, पहुंचता है मिलान कैथरीन से मिलने के लिए. एंड दिस इज हाउ, वही जैसे जब कथा होती है तो कौन सा अध्याय समाप्त हुआ, तो तीसरा अध्याय यहां पर समाप्त होता है. इन बुक 4th, reaching Milan, he learns that Catherine has left for Stresa. जगह का नाम है, वहां जाके पता चलता है कि मिलान में नहीं है कैथरीन, स्ट्रेसा के लिए निकल गई है. He goes to visit Ralph Simons, one of the opera singers that he encountered earlier, and ask about the procedures for traveling to Switzerland. तो उस ओपेरा सिंगर से वो पूछता है कि स्विट्जरलैंड कैसे जाया जा सकता है. Ralph helps him, giving him civilian clothes. चूँकि वो पहने हुए रहता है आर्मी की वर्दी, तो उसको सिविलियन क्लोथ्स देता है, बताता है. फ्रेडरिक फील्स वेरी ऑड इन दोज क्लोथ्स एज द पीपल लुक एट हिम स्कॉर्नफुली. ही रीचेज स्ट्रेसा बाय ट्रेन एंड गोज टू द ग्रैंड होटल. Emilio, a bartender, informs him that 2 English nurses are staying at a small hotel near the train station. तो वहाँ पर एक बारटेंडर है एमिलियो, वो बताता है कि स्टेशन के बगल में 2 नर्स जो हैं रह रही हैं होटल में. Frederick meets Catherine and Helen Ferguson there. He also meets Count Greffy, a very old nobleman whom Frederick had met on his last visit to Stresa. पहले बात कर चुके थे, वो बूढ़ा आदमी जिससे पुराना परिचय था उसका, वहाँ उससे भी मुलाकात होती है, दोनों नर्सों से भी मुलाकात होती है. Frederick avoids Catherine's question about the war experience. बार बार पूछती है कि क्या हुआ वॉर में, अवॉइड करता है उसके क्वेश्चन. He feels that he is a criminal, a war deserter. क्योंकि वो उसको लगता है कि वो एक भगौड़ा है, युद्ध छोड़ के भागा है, तो वो एक अपराधी है. Emilio informs him that Italian police are looking to arrest him. Emilio बताता है उसको कि तुम्हारी तलाश जारी है, पुलिस तुम्हें पकड़ना चाहती है. Catherine and Frederick plan to flee to Switzerland as Emilio makes all possible arrangements for the travel in रोबोट. तो फिर एमिलियो बंदोबस्त करता है दोनों के भागने का, ताकि देश छोड़ के चले जाएंगे तो बच जाएंगे. बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्म द वाटर्स आर चॉपी एंड रफ. फ्रेडरिक रोज द बोट ऑल नाइट. कैथरीन ऑल्सो टेक्स अ टर्न रोविंग. तो वो उस बोट को जो है सेल करते हुए दोनों रात भर जो है निकलते हैं. Finally, they reach Switzerland. The guards verify their identity and provide them provisional visas for this staying in Switzerland. जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाकर उनको दिया गया होगा उसका वेरिफिकेशन होता है और फर्दर कुछ समय के लिए प्रोविजनल वीज़ा का मतलब काम चलाऊ वीज़ा कुछ समय के लिए दिया जाता है स्विट्जरलैंड में रहने के लिए. Then in book 5th, Frederick and Catherine live a quiet life in the mountains. जैसा कि शायद हर जो रोमांटिक कपल्स होंगे उनका सपना होगा कभी न कभी लाइफ उस तरह से जीने का, जाके पहाड़ों में रहते हैं कुछ समय शांति से. दे मूव टू अ वुडन हाउस ऑन अ माउंटेन आउटसाइड द विलेज ऑफ मॉन्ट्रैक्स. गांव के बाहर एक माउंटेन के पास लकड़ी का घर बना करके वहाँ पर वो
रहते हैं. दे डेवलप न्यू एक्वेंटेंस विद मिस्टर एंड मिसेस गटिंजन, और वहाँ पर नए परिचय बनते हैं. दे डेवलप न्यू एट टाइम्स कैथरीन स्टार्ट्स गेटिंग कंसर्न अबाउट दियर चाइल्ड, लेकिन बीच बीच में कभी कभी जो कैथरीन परेशान हो जाती है जो बेबी उसके पेट में था उसके लिए. स्पेशली अबाउट इट्स हेल्थ, क्योंकि उसे शायद फील होता होगा बीच बीच में कि उस बेबी की हेल्थ ठीक नहीं है. दे मूव टू द टाउन ऑफ लुजैन टू बी क्लोजर टू द हॉस्पिटल, और इसलिए फिर वो शहर की तरफ मूव कर जाते हैं जहाँ से हॉस्पिटल नज़दीक हो. लेटर कैथरीन गोज इन टू लेबर एंड इज टेकन टू द हॉस्पिटल, फिर समय आता है जब लेबर का तो वो जाती है प्रसव के लिए. The doctor tells Frederick that the best solution would be cesarean operation. और जैसा कि आजकल भी खूब ट्रेंड है, उस समय की सिचुएशन वैसी रही होगी उसकी कि लगा कि ऑपरेट करना ज़्यादा सही होगा. She suffers a lot of pain and finally delivers a stillborn baby boy. तो ऑपरेशन होता तो है और कुछ ज़्यादा ही पेन होता है उसको, बट द बेबी वॉज स्टिल बॉर्न. और स्टिल बॉर्न कौन होता है? द बेबी हु इज ऑफ ड्यूरेशन फ्रॉम 5 months to 7 months. 5 से 7 महीने का बच्चा, इस बीच जब वो ही डाइज इन वुम्ब, मदर्स वुम्ब, तो दैट चाइल्ड इज कॉल्ड स्टिल बॉर्न. मतलब when it comes out it is not alive, it is dead. Later the nurse tells him that Catherine is hemorrhaging. तो hemorrhaging क्या होता है? ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है. नर्स इन्फॉर्म करती है कि मच ब्लीडिंग इज गोइंग ऑन. ही इज टेरिफाइड, डर जाता है. ही goes to see her and she dies with him by her side. So ultimately she also passes away. He leaves the hospital and walks back to the hotel in the rain. फिर से देखिए रेन वाला सिंबल आ गया. अब क्या बचा उसको? He has lost everything. He has lost his job. He was considered a traitor. Police was searching him. He lost his baby, he lost his wife, walks back to his hotel in the rain. और बारिश में फिर होटल वो वापस चला जाता है. So this was all about this particular text, farewell to arms. अब देखिए, फेयरवेल करने की कोशिश की उसने, लेकिन सिचुएशन उसके साथ नहीं रही. दिस इज दैट्स वाई आई ऑलवेज गेट रिमाइंडेड ऑफ टॉमस हार्डी. हैप्पीनेस इज बट एन ऑकेजनल एपिसोड इन जो खुशी के पल होते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में, बड़े ओकेजनली आते हैं. पूरी की पूरी लाइफ जो है वो ट्रेजेडी से भरी हुई है और उसमें खुशी के पल कुछ आते हैं. हालांकि इन्हीं सब बातों को लेकर के टॉमस हार्डी को लोग नेगेटिव बड़ा मानते हैं, पेसिमिस्ट मानते हैं, बट यस समटाइम्स लाइफ रियलाइजेज अस. एक और बड़ी अच्छी डेफिनेशन निकल करके आती है कि जब तक आप ज़िंदगी को नहीं समझे होते हैं तब तक लगता है कि लाइफ इज़ अ कॉमेडी. द डे व्हेन यू रियलाइजेज द लाइफ, इट बिकम्स you understand that it's not comedy, it's tragedy. खैर, अलग अलग इंडिविजुअल्स के लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, बट आपने देखा फ्रेडरिक हेनरी के लाइफ का एक्सपीरियंस क्या रहा. तो ये मैंने शुरू में ही कहा था रियलिज्म की बात. जैसे वो एक बात आती है जब डॉक्टर जॉनसन जैसा क्रिटिक जब पढ़ रहा था
play the tragedy by Shakespeare, किंग लियर। किंग लियर की 3 बेटियां, राजा की 3 बेटियां, और सबसे प्यारी जो बेटी है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया ही है ना, 1 मिनट, यस कॉर्डेलिया। 3 बेटियां हैं, 2 नालायक थीं, तीसरी बड़ी अच्छी बेटी थी, बड़ी समझदार बेटी थी। बट what happened? They suffered due to their, wrong behavior, their misdeed. But ultimately, Cordelia also was hanged. तो डॉक्टर जॉनसन ने जब पढ़ा कि कॉर्डेलिया जैसी प्यारी बच्ची उसको अल्टीमेटली हैंग किया जा रहा है, बड़े परेशान हो गए कि what does Shakespeare want to convey? क्या अच्छा करने पर भी आपके साथ अच्छा नहीं होगा? ये तो बड़ा खराब मैसेज जा रहा है। बट रियलिटी इज दैट, तो कहते हैं वहां पर, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि यहां पर पोएटिक जस्टिस नहीं हुई है। होता है कि आपके सिन और आपके वर्च्यू के हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में आपका पनिशमेंट और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपने जो सिन किया है उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, जो आपके पास वर्च्यू है, बढ़िया है, गुण है, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रियलिटी इज दैट आप अगर बुरा करते हैं लाइफ में तो ये डेफिनेट है कि आपके साथ बुरा होगा, लेकिन अगर आप अच्छा करते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो लिटरेचर यही काम करता है। लिटरेचर गिव्स अस द लेंस, लिटरेचर गिव्स अस द आईज टू वॉच एंड अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व, कॉम्प्रिहेंड द रियलिटी, द प्रैक्टिकलिटी, द प्रैग्मेटिज्म ऑफ लाइफ। आई होप कि बातें समझ में आई होंगी।